हेलो बच्चों, मैं नीति आहूजा और आज हम 12th क्लास बायोलॉजी का लेसन नंबर 10th मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव का सेकंड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे वाहित मल उपचार और बायोगैस उत्पादन में सूक्ष्म जीव। तो हमारे इस मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव के कुछ कल्याणकारी उपयोग हम फर्स्ट पार्ट में पढ़ चुके हैं। आज हम इनका उपयोग वाहित मल के उपचार में और बायोगैस के उत्पादन में, जैव नियंत्रणकारी के रूप में, ये सब हम जैव उर्वरक के रूप में इस पार्ट में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं बच्चों हमारा पार्ट सेकंड। सबसे पहले वाहित मल उपचार में सूक्ष्म जीव। तो वाहित मल हम सभी जानते हैं कि जो घरों का गंदा पानी, मल मूत्र आदि हैं, ये सब वाहित मल के अंतर्गत आते हैं। कस्बों, शहरों और नगरों में प्रतिदिन एक बहुत ही बड़ी मात्रा में अपशिष्ट जल जो है वो उत्पादित होता है और ये अपशिष्ट जल का मुख्य जो घटक है वो मानव का मल मूत्र और नालियों का गंदा पानी होता है। इसे ही सीवेज भी कहा जाता है। वाहित मल को भी हम इंग्लिश में और सामान्य भाषा में सीवेज भी कहते हैं। और वाहित मल में बड़ी मात्रा में क्या क्या चीज़ें होती हैं अब इसमें? एक तो कार्बनिक पदार्थ होते हैं और एक हानिकारक अकार्बनिक यौगिक होते हैं, और कुछ रोगजनक और कुछ सूक्ष्म जीव भी होते हैं। इसलिए इस वाहित मल को उपचारित करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि इसमें मिलने वाले जो रोगजनक हैं, जो सूक्ष्म जीव हैं, वो कई तरह से नुकसान पहुंचाते हैं। अतः वाहित मल का निस्तारण प्रदूषण रोकने के लिए अत्यावश्यक है, क्योंकि ये प्रदूषण फैलाएगा। इसमें कितने सारे रोगजनक हैं, इसलिए प्रदूषण रोकने के लिए इसको घर से निकालना और इसको उपचारित करना बहुत ही आवश्यक है। वाहित मल को नदियों में अगर हम विसर्जित कर देंगे तो हमारी नदियाँ प्रदूषित हो जाएंगी। तो इस विसर्जन से पूर्व एक संयंत्र होता है जिसे वाहित मल संयंत्र या इंग्लिश में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट STP कहते हैं। और इस संयंत्र के द्वारा उस वाहित मल को पास करने के बाद ही इसको हम नदियों में या कहीं बगीचों में या किसी मैदान, मिट्टी के मैदान में भेज सकते हैं। नहीं तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्रदूषण उत्पन्न करता है। ये एक चित्र बच्चों मैंने STP प्लांट का आपको दिखा रही हूँ। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में इस तरीके से बड़े बड़े टैंक्स होते हैं और सीवेज को एक टैंक से दूसरे टैंक में भेजा जाता है। किसी टैंक में वायु प्रवाहित होती है, किसी में कुछ और आपंक वगैरह मिलाए जाते हैं और ये इस सीवेज को के कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थों को समाप्त करता है। देखते हैं बच्चों कैसे ये जो वाहित मल का उपचार है ये 2 चरणों में पूरा होता है। पहला है इसका प्राथमिक उपचार, जिसे हम भौतिक उपचार भी कहते हैं, क्योंकि इसमें कुछ भौतिक क्रियाओं के माध्यम से उपचार किया जाता है। तो ये भौतिक क्रिया हैं छानने की और अवसादन की। तो सबसे पहले जो वाहित मल निकलता है उसे प्राथमिक उपचार के लिए पहले टैंक में डाला जाता है, जहाँ पर इसमें जो बड़े पदार्थ हैं, सॉलिड्स जो हैं, उनको छान करके या अवसादन जैसी भौतिक क्रिया करके पृथक कर लिया जाता है। इस विधि में वाहित मल के छोटे बड़े ठोस कणों को पहले छान कर और अवसादन द्वारा अलग किया जाता है। तो अवसादन में क्या होता है बच्चों? जो भारी पदार्थ होंगे, ठोस पदार्थ होंगे, वो नीचे अवसादित हो जाएंगे, नीचे सेटल हो जाएंगे। ऊपर के पदार्थ को हम निकाल सकते हैं। अवसादन में नीचे बैठ गई ग्रेट या ठोस पदार्थ, ये नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे और इसको हम क्या कहते हैं? प्राथमिक आपंक। तो जो पदार्थ इस प्राथमिक उपचार में नीचे बैठ जाता है उसे हम कहते हैं प्राथमिक आवंक। सीवेज का ऊपरी भाग जो बहिर्स्राव निकलता है, इसको इस निस्यादन वाले टैंक से द्वितीयक उपचार के लिए दूसरे टैंक में ले जाया जाता है। तो प्राथमिक उपचार तो यहाँ हो गया, अब हम करेंगे द्वितीयक उपचार। द्वितीयक उपचार को कहते हैं जैविक उपचार, क्योंकि इसमें कुछ जैविक जीवाणु, कुछ वायवीय जीवाणु इस कार्य में
सहयोग करते हैं। तो सबसे पहले इसको वायवीय टैंकों में, इस जो बहिर्स्राव जो पहले टैंक से आया था उसको हम वायवीय टैंकों में से गुजारते हैं, जहां इन्हें लगातार यांत्रिक विधि द्वारा इनको हिलाए जाने की, इनका विलोडन करने की व्यवस्था होती है। इससे वायवीय जीवाणु बहिर्स्राव में जो उपस्थित कार्बनिक पदार्थ हैं, जो भी कार्बनिक पदार्थ बहिर्स्राव में उपस्थित हैं, तो जो वायवीय टैंक है इसमें वायु है और इसकी उपस्थिति में जो वायवीय जीवाणु यहाँ पर हैं वो क्या करते हैं कि जो कार्बनिक पदार्थ मौजूद थे उनका तेजी से विघटन करते हैं, उनको अपघटित करते हैं। वायवीय जीवाणुओं की संख्या वायु की उपस्थिति में तेजी से बढ़ती है और वो अपने समूह बना लेते हैं। वायवीय जीवाणु समूहों में एक झुंड बना लेते हैं और ये झुंड कहलाता है ऊर्णक या फ्लॉक्स। तो वायवीय जीवाणुओं का जो झुंड है जो कि कार्बनिक पदार्थों के अपघटन का काम करता है, उसका झुंड कहलाता है ऊर्णक। तो वास्तव में ऊर्णक में कुछ कवक तंतु भी पाए जाते हैं। ऊर्णक या फ्लॉक्स कवक तंतुओं के साथ संबद्ध जीवाणुओं का समूह है जो एक जाली जैसी संरचना, जैसे जाली में छिद्र छिद्र दिखाई देते हैं ना बच्चों, ऐसे ही ये जो ऊर्णक है इसमें कवक तंतुओं की एक जाली बन जाती है और उसमें जीवाणुओं का समूह एकत्रित हो जाता है। ये ऊर्णक क्या काम करते हैं? वही बहिर्स्राव में कार्बनिक पदार्थों को तेजी से कम करते हैं। तो ये ऊर्णक हमारे लिए उपयोगी हैं क्योंकि ये वायवीय टैंक में जो कार्बनिक पदार्थ है उनको नष्ट करते हैं, उनको अपघटित करते हैं। इससे बहिर्स्राव की जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग, जिसे हम कहते हैं BOD, ये कैसी हो जाती है? कम हो जाती है। कैसे कम हो जाती है? जब कार्बनिक पदार्थों का जीवाणु अपघटन कर लेते हैं तो उसकी BOD कम हो जाती है और इसे निषादन टैंक में, इसके बाद वायवीय टैंक के बाद जो दूसरा टैंक है उसे कहते हैं निषादन टैंक, उसमें इसके द्रव को भेजा जाता है, इस वाहित मल को पास किया जाता है। अब सेटलिंग टैंक जो होता है वहाँ पर फ्लॉक्स नीचे बैठ जाता है और अवसादित हो जाते हैं, मतलब वो नीचे बैठे हुए रह जाते हैं। इस अवसाद को, जो सेटलिंग टैंक में नीचे बैठ जाता है, इसको कहते हैं सक्रिय आपंक। अब ये जो सक्रिय आपंक है इसका एक छोटा सा भाग वापस पहले वायवीय टैंक में डाला जाता है। किसके रूप में? वहाँ पर ये क्या कार्य करता है? आरंभक का, इन जीवाणुओं के अपघटन की क्रिया को शुरू करता है। तो ये इस सक्रिय आपंक का एक थोड़ा सा भाग स्टार्टर या आरंभक के रूप में वापस कहाँ भेजा जाता है? वहाँ इसको वापस पहले टैंक में, एरिएशन टैंक में या वायवीय टैंक में भेज दिया जाता है। सक्रिय तापंक का मुख्य भाग जो होता है वो बड़े बड़े अवायवीय आपंक पाचक टैंकों में भेज दिया जाता है। तो पहला वाला टैंक कैसा था बच्चों? वायवीय। दूसरा कैसा है? अवायवीय पाचक टैंक। अब इस अवायवीय पाचक टैंक में क्या क्रिया होती है? अवायवीय आपंक पाचक टैंक में अवायवीय जीवाणु की प्रमुख भूमिका, जैसा नाम से पता चल रहा है वायु नहीं है तो वो अवायवीय टैंक है। अब वहाँ पर जो आपंक हैं, वहाँ पर जो जीवाणु हैं वो कैसे जीवाणु हैं? अवायवीय जीवाणु, जो कि बिना वायु के भी सर्वाइव करते हैं और अपनी संख्या बढ़ाते हैं। तो ये इस टैंक में ऑक्सीजन नहीं होती, अवायवीय है यानी कि ऑक्सीजन नहीं है। अब अवायवीय जीवाणु वृद्धि के लिए क्या करते हैं? किसका प्रयोग करेंगे? ऑक्सीजन तो है नहीं, तो वो स्लज के जो ऊर्णक या फ्लॉक्स हैं इसका पाचन करेंगे। स्लज के अंदर जो ऊर्णक थे, कवक युक्त जीवाणु थे, उनका प्रयोग वो अपना भोजन के रूप में उनका पाचन करने लगते हैं और इस तरह इनको ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती। अवायवीय जीवाणु अपनी पाचन क्रिया में कुछ गैसेस निकालते हैं। गैसेस का मिश्रण जिसमें है मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये गैसें होती हैं। तो ये जो मीथेन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन सल्फाइड, ये जो तीनों गैसों का मिश्रण है, ये हमारे आगे काम में आता है और ये अवायवीय जीवाणु के क्रियाओं के बाद निकलता है।
ये तीनों गैसें क्या कहलाती हैं? बायोगैस। हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, तीनों को सम्मिलित रूप से हम बायोगैस या गोबर गैस भी कहते हैं और ऊर्जा के रूप में इसको काम में लेते हैं। तो वैसे तो बायोगैस हम बायोगैस संयंत्र में बनाते हैं, लेकिन उससे पहले वाहित मल का उपचार करने में भी ये गैसें उत्पादित होती हैं और जहां इसको हम ऊर्जा के स्रोत के रूप में काम में ले सकते हैं। आगे चलते हैं बच्चों। द्वितीयक उपचार के पश्चात बहिर्स्राव को प्राकृतिक जल स्रोत, कोई भी नदी, तालाब, बगीचा, खेत, इसमें सिंचाई के लिए काम में ले लेते हैं। अब ये हमारा उपचारित पानी है, इसमें हानिकारक पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ जो थे वो हमने जीवाणुओं के उपयोग के, सूक्ष्म जीवों के उपयोग से हमने उन्हें समाप्त कर लिया और अब ये पानी हानिकारक नहीं रहा। तो सिंचाई के कामों में भी और प्राकृतिक जल स्रोतों में भी इसको छोड़ा जा सकता है। तो इसलिए वाहित मल उपचार बहुत आवश्यक है। अगर वाहित मल को बिना उपचारित किए नेचुरल रिसोर्सेज में छोड़ दिया जाए, बाग बगीचों में छोड़ दिया जाए, तो वो बहुत ज़्यादा प्रदूषणकारी हो जाएगा और कई बीमारियां, कई रोग उत्पन्न हो जाएंगे। इसलिए इसका उपचार बहुत आवश्यक है। तो आज बच्चों जितनी भी फैक्ट्रीज़ हैं उनसे जो पानी निकलता है या जो भी ट्रीटमेंट, जो भी घरों से, बड़े बड़े फ्लैट्स आजकल बड़ी बड़ी मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग बन रही हैं, तो उनमें से कितना सारा जो वाहित मल निकलता है उसको इसी एसटीपी प्लांट को लगा करके उपचारित किया जाता है, कम हानिकारक बनाया जाता है। अब बीओडी क्या है? यहाँ हमने एक चीज़ पढ़ी, बीओडी। तो बीओडी, बी मतलब बायोलॉजिकल, ओ मतलब ऑक्सीजन, डी मतलब डिमांड। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, वह मात्रा ऑक्सीजन की जो 1 लीटर पानी में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों के अपघटित करने के लिए जीवाणुओं के द्वारा उपयोग में ली जाती। कार्बनिक पदार्थ को कौन अपघटित कर रहा था? जीवाणु। तो 1 लीटर पानी में जो कार्बनिक पदार्थ है उसको अपघटित करने के लिए जीवाणुओं द्वारा जो मात्रा ऑक्सीजन की उपयोग में ली जाती है उसे कहते हैं बीओडी। जिस पानी का बीओडी ज़्यादा होगा वो पदार्थ में, उसमें कार्बनिक पदार्थों की मात्रा उतनी ही अधिक होगी और वो पानी उतना ही ज़्यादा प्रदूषित होगा। तो जितना प्रदूषित जल होगा उसकी बीओडी ज़्यादा होगी और जैसे जैसे हम जल में से प्रदूषणकारी हटाएंगे उसकी बीओडी कम होती जाएगी। आया समझ में बच्चों? तो बीओडी पूछा जाता है, बीओडी इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है। तो आजकल हमारे देश की जो नदियां हैं, प्रमुख नदी हैं जैसे गंगा और यमुना, वाहित मल व फैक्ट्रियों से निकली गंदगी से बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो रही हैं। भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय ने इन नदियों को प्रदूषण मुक्त करने के लिए एक प्लान चलाया है जिसे गंगा एक्शन प्लान और यमुना एक्शन प्लान। तो इसमें क्या एक्शन लिया गया है कि इन नदियों के किनारों पर जहाँ पर इनका स्रोत है, पानी आ रहा है और आसपास का पानी इसमें मिक्स हो रहा है, तो वहाँ पर वाहित मल उपचार का संयंत्र लगे हैं और इनमें गिरने वाले पानी को प्रदूषण मुक्त करके ही इन नदियों में मिलने दिया जा रहा है। तो ये गंगा एक्शन और यमुना एक्शन प्लान है जिससे इन नदियों की स्वच्छता बनी रहे। अब आगे चलते हैं बच्चों, बायोगैस के उत्पादन में सूक्ष्म जीव। तो एक तो अभी अपन ने पढ़ा कि जब वाहित मल का उपचार किया तो भी बायोगैस बनी। अब बहुत मात्रा में ऊर्जा के स्रोत के रूप में हमें जब बायोगैस चाहिएगी तो हम उसका उत्पादन कैसे करेंगे? जीवाणु, यह जीवाणु जुगाली करने वाले कौन से सूक्ष्म जीव हैं? जो जुगाली करने वाली पशुओं के आहार नाल के रूमेन भाग में पाए जाते हैं और ये जीवाणु क्या करते हैं? सेलुलोज को पचाकर उसकी पाचन क्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और इस पाचन क्रिया के उत्पाद के रूप में मीथेन गैस निकलती है। इसलिए पशुओं के जो अपचित भोजन है जिसे हम चौपायों का गोबर कहते हैं, इस गोबर में इन जीवाणुओं की मात्रा अधिक होती है और इन्हीं से
इसी गोबर से बायोगैस बनाई जाती है। तो ये गोबर प्रदूषण भी नहीं फैलाता, इस गोबर का उपचार भी हो जाता है और हमें गोबर गैस भी मिल जाती है। तो दोनों ही तरह से हमारा फ़ायदा है, प्रदूषण से भी हम मुक्त हो रहे हैं और गोबर से ऊर्जा वाली गोबर गैस भी मिल रही है। इसे गोबर से निकलने के कारण एक तो गोबर गैस कहते हैं, वैसे इसको बायोगैस भी हम कहते हैं। तो ये बच्चों एक गोबर गैस संयंत्र का चित्र है। इसमें ये एक संपा चित्र डाइजेस्टर है, इसके ऊपर गैस टंकी है, यहाँ से एक निर्गम टंकी है, यहाँ से गैस का निकास होता है। ये गैस निकास के समय ये ऊपर उठ जाता है और जो गैस निकास के बाद जो गोबर गैस से गैस निकलने के बाद जो अपशिष्ट पदार्थ जो बाई प्रोडक्ट बनता है जिसे हम कर्दम या स्लरी कहते हैं, वो भी खाद के रूप में काम में लिया जाता है। तो इसकी बनावट का हम डिटेल वर्णन देखते हैं बच्चों। इसके निम्नलिखित 4 भाग होते हैं। पहला कर्दम या स्लरी, जो कि गोबर गैस बनने के बाद जो बाई प्रोडक्ट गोबर का बच जाता है, जिसे कि खेतों में खाद के रूप में काम में लिया जाता है, उसी को कर्दम कहते हैं। और वो जिस टैंक में एकत्रित होती है उसे कर्दम या स्लरी टैंक कहा जाता है। दूसरा है गैस होल्डर। गैस होल्डर के नीचे गैस एकत्रित होती है, गैस होल्डर ऊपर उठता है और निकास पाइप के द्वारा गैस निकल जाती है। तीसरा है डाइजेस्टर और चौथा है स्लज टैंक। तो आइए बच्चों इसका अपन डिटेल वर्णन देखते हैं। डाइजेस्टर टैंक क्या करता है? यह 10 से 15 फीट गहरा एक बड़ा टैंक है जिसकी दीवारें पक्की ईंटों की या सीमेंट कंक्रीट की बनी होती हैं। इसमें गोबर की ये ब्रैकेट में स्लरी लिखा हुआ है, गोबर के साथ जल मिला करके उसका एक गाढ़ा घोल बना करके उसको डाला जाता है, संग्रहित करते हैं इस डाइजेस्टर में। यहाँ पर जीवाणुओं द्वारा गोबर का अपघटन किया जाता है जिससे कि बायोगैस उत्पन्न होती है। तो मुख्य कार्य यहाँ किसके द्वारा किया जा रहा है? जीवाणुओं के द्वारा। जीवाणु यहाँ पर इस गोबर पर क्रियाशील हैं, उसका पाचन कर रहे हैं, उसका अपघटन कर रहे हैं, जिससे गोबर गैस बन रही है। डाइजेस्टर कैसा होता है? वायुरोधी। इसलिए बनी हुई गैस तैरते हुए धातु के गैस होल्डर में, तो जो गैस बनती है वो एक गैस होल्डर के अंदर एकत्रित हो जाती है। गैस बनने के साथ साथ गैस होल्डर जैसे जैसे गोबर से गोबर गैस निकलती है, गैस होल्डर उठता जाता है और इस गैस होल्डर के ऊपर एक निकास पाइप होता है जिससे गैस निकलती है और आसपास जहाँ भी जो घर हैं या जहाँ भी उस गैस की आपूर्ति करनी है उस निकास पाइप के द्वारा की जाती है। समझ में आया बच्चों? तो ये हो गया डाइजेस्टर और गैस होल्डर। आगे देखते हैं। डाइजेस्टर में पाचन के पश्चात गैस होल्डर से गैस निकल गई। अब जो बचा हुआ गोबर है इसको बाहर निकालने के लिए पाइप से जुड़ा हुआ एक टैंक होता है। इसमें आए हुए गोबर को कहते हैं, बचे हुए गोबर को क्या कहते हैं? कर्दम या स्लरी। इसको उर्वरक के रूप में काम में लिया जाता है और उसको कर्दम या स्लरी टैंक के द्वारा बाहर निकाल लिया जाता है और ये एक कार्बनिक खाद है जो कि फसलों के लिए बहुत ही लाभदायक रहती है। अब बायोगैस का संगठन क्या है? अपन ने अभी पढ़ा बच्चों। सबसे पहले इसमें सबसे ज़्यादा मात्रा है मीथेन गैस की। मीथेन गैस जिसे हम CH4 से दर्शाते हैं, मीथेन का सूत्र है CH4। इसके अलावा 25 से 35% है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, 1 से 5% है हाइड्रोजन गैस और 2 से 7% है नाइट्रोजन गैस और बहुत ही कम मात्रा में होती है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, जिसके कारण इसमें एक तीक्ष्ण गंध भी आती। तो ये सारी गैसें बायोगैस में सबसे ज़्यादा मीथेन है और सबसे कम मात्रा में हाइड्रोजन सल्फाइड है और इन सबको सम्मिलित रूप से बायोगैस कहते हैं और इसका प्रयोग ऊर्जा के स्रोत के रूप में, ईंधन के रूप में, लाइटिंग के लिए प्रकाश उत्पन्न करने में किया जा सकता है। बायोगैस के फायदे। तो सबसे पहले इसे आसानी से संग्रहित किया जा सकता है, इसलिए ये उपयोगी है। भोजन बनाने में,
रोशनी में और अन्य ऊर्जा स्रोत की तरह इसको काम में ले सकते हैं। इसका जो उप उत्पाद जो मैंने आपको बताया करदम या स्लरी, ये किसके काम में आ रहा है? उर्वरक के रूप में, खाद के रूप में खेतों में, बाग बगीचों में काम में लिया जाता है। यह गोबर के कारण, मल अपशिष्ट के कारण होने वाले प्रदूषण को भी समाप्त करती है। मैंने बताया ऊर्जा का स्रोत भी दे रही है और मल का, गोबर क्या है? गाय भैंसों का मल है। अगर वो एक स्थान पर पड़ा रहेगा तो दुर्गंध देगा, प्रदूषण देगा, इसलिए इसका निस्तारण भी हो रहा है और ऊर्जा का स्रोत भी मिल रहा है और हमें खाद भी मिल रही है। तो हमारे को कितने लाभ हो गए बच्चों, है ना गोबर गैस उपयोगी। तो हमारी सरकार जो गांव में जहाँ जानवर पाले जाते हैं, गाय भैंस बहुतायत में पाई जाती हैं, उनको गोबर गैस प्लांट लगाने के लिए सब्सिडी देती है कि बहुत ही कम दाम में उनको गोबर गैस संयंत्र उनके खेतों में, उनके घरों में आकर के लगाया जा रहा है, ताकि गोबर का निस्तारण भी हो जाए और ऊर्जा का उत्पादन भी, एक ऊर्जा का घरेलू गोबर गैस का उत्पादन भी हो जाए, खाद भी मिल जाए और निस्तारण भी हो जाए। तो बहुत ही उपयोगी है गोबर गैस। और किससे बन रही है? सूक्ष्म जीवों की मदद से। तो है ना मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव उपयोगी। वाहित मल का भी उपचार कर दिया, गोबर गैस भी बन गई, ऊर्जा का स्रोत भी हमें मिल गया। तो ये हो गए इसके बच्चों फायदे। अब है जैव नियंत्रण कारक। नियंत्रण कारक यानी कि जैव नियंत्रण कारक के रूप में पादप के खेतों में कई पौधों में होने वाले रोगों को कंट्रोल करने के लिए जिस जैव वैज्ञानिक विधि का प्रयोग किया जाता है, पीड़कों के नियंत्रण के लिए, इस विधि का प्रयोग जैव नियंत्रण कहलाता है। आधुनिक समय में किसका प्रयोग करते हैं हम? रासायनिक पदार्थों का, स्प्रेज का, इन पीड़कों को नष्ट करने के लिए। रसायनों, कीटनाशियों और पीड़कनाशियों के कृषि में अधिक प्रयोग से फसलों पर भी और फसलों का उपयोग करने वाले जीवों और जंतुओं पर, यहाँ तक कि मानव की स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव पड़ रहा है इन रसायनों के उपयोग से। तो ये जो सूक्ष्म जीव हैं हमारे, इसलिए मानव ने कई हानिकारक इससे रोग भी उत्पन्न हो रहे हैं। तो ये जो सूक्ष्म जीव हैं, ये किस तरीके से फसलों में जैव नियंत्रण करते हैं? सबसे पहले आपने बच्चों ये एक कीड़ा ज़रूर देखा होगा जिसे लाल रंग का स्पॉटेड होता है और इसे कहते हैं लेडी बर्ड। बहुत सुंदर सा कीड़ा होता है जो खेतों में आपको देखने को मिलेगा। काली व लाल धारियों वाला भृंग लेडी बर्ड, और ये एक ड्रैगन फ्लाई, ये भी आपने खेतों के ऊपर झुंड के झुंड मंडराते हुए देखे होंगे, अवश्य देखे होंगे। तो ये क्या करते हैं? ये एक प्राकृतिक, दोनों ही कीट, दोनों ही आर्थ्रोपोड्स एक प्राकृतिक परभक्षी हैं। कैसे? ये एफिड्स और मच्छरों को नष्ट करने में सहायता करते हैं। ड्रैगन फ्लाइज एक साथ आ जाती हैं जिसे हम टिड्डी दल भी कहते हैं, और ये बीटल भी मिट्टी में बहुतायत में मिलता है और ये एफिड्स और मच्छरों को नष्ट करता है, जिससे कि हमारी फसलों की रक्षा होती है। आगे देखते हैं बच्चों, बेसिलस थूरिजिएंसिस, ये एक सूक्ष्म जीव, एक जीवाणु है। बेसिलस थूरिजिएंसिस जीवाणु से प्राप्त होती है क्राई प्रोटीन, जिसका नाम है क्राई प्रोटीन, और ये क्राई प्रोटीन कैटरपिलर लार्वा, कई जीवों के, कई आर्थ्रोपोड्स के कैटरपिलर लार्वा को नियंत्रित करने में सहायक होती है। ये क्राई प्रोटीन इनके लार्वा को मार देती है। कैसे? क्राई प्रोटीन, कैटरपिलर लार्वा जब पत्तियों पर, फसलों की पत्तियों पर आता है, तो ये जो बेसिलस थूरिजिएंसिस की जो क्राई प्रोटीन है, ये उसकी आहार नाल के अंदर जाती है और आहार नाल में ये छेद कर देती है, जिससे कि ऊतक द्रव उसमें भर जाता है, वो फट जाती है और लार्वा की मृत्यु हो जाती। तो जब लार्वा की मृत्यु हो जाएगी तो उससे कीट उत्पन्न ही नहीं हो पाएगा। तो है ना हमारे लिए फ़ायदेमंद। तो इस तरह से ये सूक्ष्म जीव, जो जीवाणु हैं बेसिलस थूरिजिएंसिस, ये हमारी जीवों की, फसलों की कीटों से रक्षा करता है। यह जीवाणु, अब ये कहाँ से आएगा बेसिलस थूरिजिएंसिस? ये छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में बाजार में उपलब्ध होता है, जिसमें इस जीवाणु की शुष्क
बीजाणु होते हैं, जिसमें इस जीवाणु के शुष्क बीजाणु होते हैं और इन बीजाणुओं को पानी में मिला करके फलों के वृक्षों और फसलों पर छिड़का जाता है और बेसिलस thuringiensis का जो क्राई प्रोटीन है वो इन कीटों के लार्वा को के शरीर में जाकर उनको मार देता है। आनुवंशिक अभियांत्रिकी द्वारा दूसरे पौधों में भी ये प्रोटीन डालकर उन्हें प्राकृतिक रूप से कीट रोधी बनाया जा रहा है कि जब इस क्राई प्रोटीन को हम इस जीवाणु से निकालकर दूसरे जीवों में डाल देंगे तो वो जीव भी क्या होंगे, इन आनुवंशिक दूसरे पौधों में डाल देंगे तो वो भी क्राई प्रोटीन के कारण उनको जो भी कीट खाएगा या जो भी लार्वा उनको खाएगा तो उसकी मृत्यु सुनिश्चित है। तो इस तरह से इस क्राई प्रोटीन के द्वारा कई ऐसी किस्में, रोग प्रतिरोधक किस्में आनुवंशिक अभियांत्रिकी द्वारा विकसित की गई हैं। आगे चलते हैं बच्चों। एक कवक है जिसका नाम है ट्राइकोडर्मा। ये ट्राइकोडर्मा पौधों की जड़ों में पाया जाने वाला एक मुक्त जीवी कवक है जो कि जड़ों में मुक्त रूप से मिलता है, जो कि पादप रोग के उपचार में काम में आता है और इसका प्रयोग जैव नियंत्रक के रूप में किया जाता है। फिर है बैक्यूलोवायरस। ये भी एक सूक्ष्म जीव है बच्चों, वायरस है एक प्रकार का। तो बैक्यूलोवायरस कीटों और अन्य आर्थ्रोपोड्स पर आक्रमणकारी रोगजनक होते हैं। यह पादपों, पक्षियों और स्तनधारियों पर कोई हानिकारक प्रभाव नहीं दिखाते, लेकिन ये कीटों और आर्थ्रोपोड्स को नष्ट कर देते हैं। तो इस तरह से जीवाणु, सूक्ष्म जीवों में जीवाणु भी आ गए, कवक भी आ गए, वायरस भी आ गए, जो जैव नियंत्रणकारी के रूप में हमारी पौधों की रक्षा करते हैं, हमारी फसलों की रक्षा करते हैं। तो ये तो हो गया सुरक्षा का काम। अब आता है जैव उर्वरक का काम। तो कुछ ऐसे सूक्ष्म जीव हैं जिनको कि उर्वरक के रूप में, खाद के रूप में अच्छी फसल और अच्छी पैदावार के लिए काम में लिया जाता है। तो कैसे बच्चों? तो आपने राइजोबियम का नाम सभी ने पढ़ा है, छोटी क्लासेस में आपने राइजोबियम जीवाणु पढ़ा है जो कि मटर कुलीय पौधों की जड़ों में सहजीवी के रूप में पाया जाता है और मटर की फसल को फायदा देता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करता है। तो आइए देखते हैं हम जैव उर्वरक के रूप में जीवाणु किस तरह काम में, सूक्ष्म जीव ही एक जीवाणु है। नाइट्रोजन पौधे की वृद्धि को सीमित करने वाला प्रमुख पोषक पदार्थ है। फसल की, पौधे की वृद्धि को मेनली कंट्रोल करता है नाइट्रोजन। तो सभी जो उर्वरक हैं उनमें नाइट्रोजन प्रचुर मात्रा में होना आवश्यक है। अब वायुमंडल में नाइट्रोजन तो है 78% मुक्त नाइट्रोजन है, लेकिन पौधे उस मुक्त नाइट्रोजन को डायरेक्ट काम में नहीं ले सकते। इसके लिए कुछ सूक्ष्म जीवों को वायुमंडलीय नाइट्रोजन के स्थिरीकरण की क्षमता होती है। तो इनके उदाहरण हम देखते हैं कौन कौन से हैं ये। पहला जो मैंने आपको अभी बताया, राइजोबियम सहजीवी जीवाणु। ये लेग्यूमिनस पौधों की जड़ों में राइजोबियम नाम का एक सहजीवी जीवाणु है जो कि वायुमंडल की मुक्त नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स, पौधों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले किस में बदल देते हैं नाइट्रोजन को, नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स में। तो खुद ये जीवाणु पौधे के ऊपर रहता है, पौधे को नाइट्रेट्स देता है, बदल के नाइट्रोजन के रूप में काम में आता है और बदले में उससे अपना, पौधे की जड़ों से अपना पोषण प्राप्त करता है, अपना भोजन प्राप्त करता है। तो ये क्या कहलाता है? सहजीवन। दोनों को लाभ है, पौधे को भी लाभ है, जीवाणु को भी लाभ है। तो साथ साथ दोनों रह रहे हैं, सहजीवन, परस्पर लाभ के लिए साथ रह रहे हैं, ये कहलाता है सहजीवन। और ऐसा जीवाणु कौन सा है? राइजोबियम। दूसरा है मुक्त जीवी जीवाणु। मृदा में रहने वाले कुछ मुक्त जीवी जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन को पौधों द्वारा प्रयोग में करने योग्य लवणों में बदलकर मृदा को नाइट्रोजन से समृद्ध कर देते हैं। कुछ ऐसे जीवाणु भी मिट्टी में पाए जाते हैं जिनमें ये क्षमता होती है नाइट्रोजन स्थिरीकरण की कि वो नाइट्रोजन गैस को ऑक्सीजन और अन्य ऑक्साइड्स के साथ मिलाकर नाइट्रोजन के यौगिकों के रूप में मिट्टी में मिला देते हैं, जो कि पौधों के लिए उपयोग में ली जाने वाले लवण बन जाते हैं। जैसे एजोस्पाइरिलम
और एजोटोबैक्टर। तो ये मिट्टी में मिलने वाले जीवाणु हैं जो स्वतंत्र रूप से मुक्त जीवी जीवाणु के रूप से मिट्टी में मिलते हैं और इनका प्रमुख कार्य क्या है? वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के लवणों में बदल देना। अब कुछ कवक, सिर्फ जीवाणु ही, ये सूक्ष्म जीव सिर्फ जीवाणु ही ये काम नहीं कर रहे, सूक्ष्म जीवों के अंतर्गत आने वाले कवक वो भी हमारे लिए प्राकृतिक उर्वरक का काम कर रहे हैं। कैसे? माइकोराइजा। माइकोराइजा किसी कवक व उच्च वर्ग के पादप की जड़ों के बीच में जो सहजीवी संबंध होता है, तो सहजीवी संबंध एक तो हमने जीवाणु का पढ़ा, दूसरा संबंध माइकोराइजा है कवक और पौधे के बीच का संबंध, माइकोराइजा कहलाता है। फंजाई पौधे के साथ इस प्रकार सहजीवी संबंध बनाते हैं कि कवक भूमि से खनिज लवण, विशेषकर कौन से खनिज लवण? फॉस्फोरस को अवशोषित करता है कवक और बदले में फॉस्फोरस को लवण के रूप में किसको देता है? पौधे को। और पौधे से क्या प्राप्त करता है? पौधे की जड़ों से कार्बनिक खाद्य। तो इस प्रकार माइकोराइजा भी एक सहजीवन है कवक का, किसके साथ? पादप की जड़ के साथ। यह खनिजों का अवशोषण कर पौधे को देते हैं। कौन से खनिज? फॉस्फोरस के खनिज। बदले में कवक पादप से कार्बनिक भोज्य पदार्थ प्राप्त करते हैं। अब माइकोराइजा जो हैं वो दो तरह के हैं, एक एक्टोमाइकोराइजा, एक एंडोमाइकोराइजा। एक्टोमाइकोराइजा जड़ों के ऊपर पाए जाते हैं, एंडोमाइकोराइजा जड़ों के भीतर पाए जाते हैं। जो कवक होते हैं वो जड़ों के अंदर तक चले जाते हैं। इस तरह से ये दो कवक हैं, दो प्रकार के माइकोराइजा पाए जाते हैं। आगे देखते हैं बच्चों साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक स्वपोषी। कैसे हैं ये? प्रोकैरियोट्स हैं, स्वपोषी सूक्ष्म जीव हैं जो जल में भी और स्थल में भी व्यापक रूप से पाए जाते हैं। इनमें अनेक में नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता होती है, जैसे इसका उदाहरण है एनाबीना, नॉस्टॉक और ऑसिलेटोरिया। ये जो साइनोबैक्टीरिया हैं ये क्या करते हैं? ये सूक्ष्म जीव हैं और ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य पौधों के लिए करते हैं, इसलिए खेतों में फ़ायदा पहुंचाते हैं। धान के खेतों में, धान क्या होता है बच्चों? चावल। चावल के खेत में आपने देखा है बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती, पानी भरा रहता है उसमें। तो धान के खेतों में साइनोबैक्टीरिया एक महत्वपूर्ण जैव उर्वरक के रूप में कार्य करता है। साइनोबैक्टीरिया को सामान्य भाषा में नील हरित शैवाल भी कहा जाता है, सामान्य भाषा में। तो ये हमारे लिए उपयोगी हो गए। तो इस तरह से कुछ जीवाणु, कुछ कवक, कुछ नील हरित शैवाल, साइनोबैक्टीरिया सहजीवी के रूप में, कुछ मुक्त जीवी के रूप में हमारी फसलों के लिए, पौधों के लिए प्राकृतिक उर्वरक का काम करते हैं। तो है ना बच्चों सूक्ष्म जीव हमारे लिए उपयोगी। अभी तक हम सोचते थे कि ये हमें रोग ही पहुंचाते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे काम हमने इस भाग में, इस पाठ में पढ़े जिससे हमारे लिए सूक्ष्म जीव बैक्टीरिया भी बहुत लाभदायक हैं। वाहित मल को उपचारित कर रहे हैं, गोबर गैस का उत्पादन कर रहे हैं, पीड़कनाशी के रूप में काम में आ रहे हैं, यहाँ तक कि जैव उर्वरक का काम करके, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करके हमारी फसलों को भी अच्छा कर रहे हैं। तो इसी के साथ ही बच्चों ये पाठ हमारा यहाँ समाप्त होता है। अगले भाग में हम इसके प्रश्नोत्तर हल करेंगे। धन्यवाद।